हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के विज्ञान के 15वीं चैप्टर। ये चैप्टर क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ में जो स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या अदर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। इस चैप्टर में जो जो आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे मैं उसको घेरा लगा दिया करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर वायु। अध्याय 9 में हमने यह सीखा है कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीक़ों से अनुभव की होगी। इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ की पत्तियां खरखराती है या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज़ करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे को निष्पावन द्वारा अलग किया था? निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है। कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उड़ा देती है तथा छत के ऊपरी हिस्सों को भी उड़ा कर ले जाती है। क्या आप कभी फिरकी से खेलते हैं? चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ है फिरकियाँ। क्रियाकलाप 1 देखते हैं। आइए चित्र 15.2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार हम अपनी एक फिरकी बनाते हैं। फिरकी की डंडी को पकड़िए और उसे एक खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में रखिए। इसे थोड़ा आगे पीछे कीजिए। देखिए क्या होता है। क्या फिरकी घूमती है? फिरकी को कौन घुमाता है? क्या इसे वायु नहीं घुमा रही है? क्या आपने वात सूचक को घूमते हुए देखा है? यह उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है। वात सूचक का यहाँ पर देख सकते हैं चित्र। अब अगला पॉइंट देखते हैं। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित होती है? अपनी मुट्ठी बंद करें। इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। अब क्रियाकलाप सेकंड देखते हैं। कांच की एक खाली बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? अब इसे उल्टा कीजिए। क्या अब इसके अंदर कुछ है? यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, दिखाया गया है। क्या बोतल के खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में चित्र 15.4 के अनुसार डुबाएं। बोतल को ध्यान से देखिए। क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है? क्या आप यह देखते हैं कि बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते हैं या बुदबुदाहट सुनाई देती है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? हाँ, आप सही हैं। यह वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी। वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसीलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता,
क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है। यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता, हम इसके आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी होती है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? चित्र 15.5 में देख सकते हैं। यहाँ पर चित्र दिया गया है जो सिलेंडर ऊपर लेके जा रहे हैं पर्वत पे चढ़ने के समय। अब अगला पॉइंट देखते हैं, वायु किससे बनी है? 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोग से यह सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार का है? आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाएं। अब अगला पॉइंट है जल वाष्प। हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ से संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, ऑक्सीजन। क्रियाकलाप 3। हमने शिक्षक की उपस्थिति में दो उथले पात्रों में दो समान आकार की मोमबत्तियों को बीचों बीच लगाएं। अब पात्र में कुछ बूंद कुछ पानी डाल दें। अब मोमबत्तियां जलाएं तथा चित्र 15.6 के अनुसार प्रत्येक मोमबत्ती के ऊपर एक एक गिलास उलटकर रख दें। ध्यानपूर्वक देखिए कि जलती हुई मोमबत्तियों और पानी की सतह को क्या हुआ। क्या मोमबत्तियां जलती रहती है या बुझ जाती है? क्या गिलास के अंदर पानी का स्तर एक समान रहता है? मोमबत्ती का जलना निश्चित ही वायु के किसी अवयवों की उपस्थिति के कारण संभव है। क्या ऐसा नहीं है? क्या भिन्न भिन्न लंबाई के दो गिलासों से अपने परीक्षण में कोई अंतर आता है? इसका क्या कारण हो सकता है? जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। हम देखते हैं कि वायु का एक अवयव ऑक्सीजन है। अब वायु और इसी कारण उसके ऑक्सीजन अवयवों हमारे प्रयोग में लाए गए गिलास में सीमित मात्रा में है। जब यह ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा प्रयोग कर ली जाती है तो मोमबत्ती अधिक समय तक नहीं जल पाती है तथा वह बुझ जाती है। गिलास के अंदर ऑक्सीजन द्वारा घेरा हुआ स्थान भी रिक्त हो जाता है और इस स्थान को भरने के लिए जल ऊपर चढ़ जाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, नाइट्रोजन। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाता है?
यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग नाइट्रोजन कहलाता है। यह वायु का लगभग 4/5वां भाग घेरता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जलने पर ऑक्सीजन का उपयोग कर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैस बनाते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती हैं, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नज़दीक ले जाती हैं। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। अब क्रियाकलाप 4 देख सकते हैं। अपने विद्यालय घर में धूप वाला एक कमरा लीजिए। सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दें तथा पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दें। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे या खिड़कियों को बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिरी के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानीपूर्वक देखिए। यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र में दिया गया है। क्या आप यह देखते हैं कि सूर्य की किरणें में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं? ये कण क्या है? अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय आता स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्वैष्मा उपस्थित होते हैं। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के कारण डांटा हो? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जल वाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैस का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है।
हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे पहली क्या करें देख लेते हैं। पहली जानना चाहती है कि अगर पारदर्शी शीशे की खिड़कियों को नियमित रूप से साफ न किया जाए तो वह धुंधली क्यों हो जाती है। वो जो जानना चाहता है कि आग लगने की घटना के समय जलती हुई वस्तु के ऊपर कंबल लपेटने की सलाह क्यों दी जाती है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99 भाग बनाती है। शेष एक में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जल वाष्प तथा धूलि के कण होते हैं। चित्र में देख सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितना कितना भाग होते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। क्रियाकलाप 5 देखते हैं। बीकर या किसी कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए। इसको त्रिपाद स्टैंड के ऊपर रखकर धीरे धीरे गर्म करें। पानी के उबलने से पहले ध्यानपूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए। क्या आप छोटे छोटे बुलबुले इससे चिपके हुए देखते हैं। अब अगला पॉइंट पहले ये देख लेते हैं। पहली क्या कर रही है। पहली जानना चाहती हैं कि क्या ये छोटे छोटे वायु के बुलबुले तब भी दिखाई देंगे यदि हम वायु रोधी बोतल में रखे ठंडे किए हुए उबले हुए पानी को पुनः गर्म करके इस क्रियाकलाप को करते हैं। अगर आप इसका उत्तर नहीं जानते तो ऐसा कीजिए और देखिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ से। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 8 तथा 9 में पढ़ा है कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है। वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब क्रियाकलाप 6 देखते हैं। एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए। इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखती हैं। ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु होती है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है जो बुलबुले के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाली जीव एवं पौधे की जड़ें श्वसन के लिए इस वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों एवं मंदरों में वायु की जगह पानी भर जाता है और इस स्थिति में ज़मीन के अंदर रहने वाले जीव को सांस लेने के लिए ज़मीन पर आना पड़ता है। क्या यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय पर ही ज़मीन से बाहर आते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती। वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित कौन करता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं।
वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रस्तापित होती है। अध्याय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसीलिए हम यह कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। इसी प्रकार पौधे भी जंतु के बिना अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। ये वायुमंडल की सारी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेंगे। हम देखते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर है। अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अंततः महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? ये देखिए चित्र दिया हुआ है पवन चक्की के बारे में। ये रहा पवन चक्की का इमेज। वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नाव को खेने में ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के परागण कणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। इसके प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं? वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु की संरचना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं, पवन चक्की। इसका सारांश देख लेते हैं। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते हैं, परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैस का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के विलयन के रूप में पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा।